मॉर्निंग बच्चा लोग। आज करेंगे जेई एडवांस के कैपेसिटर्स के सारे प्रॉब्लम्स जो 2010 से 2024 तक के क्वेश्चंस हैं वो सारे। तो जो भी आरसी सर्किट, एलसी सर्किट या फिर एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, कैपेसिटर जब सीरीज में हो, कैपेसिटर जब पैरेलल में हो, कैपेसिटर के प्लेट्स में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होना, ऐसे सब क्वेश्चंस जितने बार भी पूछे गए थे 2010 से 2024 वो आज हम करेंगे। लगभग 40 to 45 क्वेश्चंस हैं और आज का ये पहला वीडियो है। टोटल 3 वीडियो में इसको कवर कर रहे होंगे हम। और ये वो पार्ट है जो इलेक्ट्रिसिटी या मैग्नेटिज्म से 2025 के जे एडवांस में सिलेबस में है और ये वो पार्ट है जो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो ध्यान देते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन 2010 में पूछा हुआ सबसे पहला क्वेश्चन। तो टी इक्वल टू 0 टाइम पर अगर बैटरी के पास 10 वोल्ट है और उसको कनेक्ट कर दिया गया ए और बी में इस तरह से, तो फिर in the given circuit if the capacitors have no charge initially at what time does the voltage across them becomes 4 volt। तो इन दोनों ही कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज 4 वोल्ट कब हो जाएगा, वो टाइम क्या होगा, ये पता करना है। तो आरसी सर्किट का पहला ही सवाल आरसी सर्किट के कंसेप्ट पे। तो वोल्टेज किसी भी टाइम पर एक आरसी सर्किट में निकालने के लिए अपने को पता है ई टू पावर माइनस टी बाई टाउ बाई 1 माइनस ई टू पावर माइनस टी बाई टाउ इंटू वी नॉट करके निकालते हैं। यहाँ पे वी नॉट वो वाला पोटेंशियल है जो जो बैटरी का पोटेंशियल है और V वो पोटेंशियल है जो किसी भी टाइम t पर हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से। where tau is the time constant which is equals to r into c। अब यहाँ पे ही ट्रिक है जो इस क्वेश्चन में अपने को लगाना है। तो R की जगह R इक्विवेलेंट लिखूंगा, C की जगह C इक्विवेलेंट लिखूंगा। ऐसा इसलिए क्योंकि दो रेजिस्टेंस है और दो कैपेसिटेंस है, तो दोनों से मिला करके एक एक आर सी एक एक ऐसा सर्किट बनाऊंगा जो आर इक्विवेलेंट और सी इक्विवेलेंट सर्किट होगा। ठीक है। और इस सर्किट में उसके बाद फिर वोल्ट वी नॉट वी का फॉर्मूला लगा करके एट टाइम वी को 4 लिख करके टाइम कौन क्या होगा वो पुट करके निकालेंगे। तो आर इक्विवेलेंट पहले निकालते हैं। 2 और 2 पैरेलल में है तो 1 मेगा ओम हो गया। और सी इक्विवेलेंट 2 और 2 फिर से पैरेलल में है, पर कैपेसिटर के पैरेलल थोड़ा अलग तरह से काम करता है। जब पैरेलल में होता है तो हम जानते हैं कि कैपेसिटर में हमें क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। तो 4 माइक्रोफैराड is the C equivalent. Now, putting these values as a tau, which is R equivalent into C equivalent, तो tau पहले निकाल लिया मैंने। यहाँ पे 1 into 10 to the power 6 ओम, मेगा ओम मतलब 6 ओम 10 पर 6 into 4 into 10 पर माइनस 6 है ना। माइक्रोफैराड मीन्स 10 पर माइनस 6 और मेगा मतलब 10 पर 6। तो टॉर का टाउ दैट इज द टाइम कांस्टेंट, टाउ आ गया 4। अब v को v नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस ई पावर माइनस टाउ टी बाई टाउ में पुट कर देंगे। अपने को क्या चाहिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि v 4 मतलब 4 वोल्ट कब हो जाएगा, वो टाइम चाहिए। तो v naught is the 10, that is the voltage of the battery। v is the required voltage after time t 1 minus e to the power minus t by 4। टाउ क्या निकाले, टाउ 4 निकाले, टाउ पुट कर दिए। और ऐसे करने के बाद अपना आंसर t is equals to क्या आएगा, 4 by 10, 1 minus 4 by 10 एंड और क्या दिया, ln5 is equals to 1.6। तो लॉग का यहाँ पे यूज करेंगे, ये सिंपल सा मैथ, इसके बाद तो सॉल्व हो ही जाएगा। आंसर आना चाहिए 2। ठीक है, कोई बात नहीं, मैथ्स भी अपन सॉल्व करेंगे, अंत तक आंसर लेके आएंगे। तो लाया जाए 4/10, 1 minus 4/10 is equals to e to the power minus t by 4। है कि नहीं, है कि नहीं। 4/10 ये इधर, 1 minus 4/10 बिल्कुल सही। 2 से 2 से 5, 5 to 3, 3/5 is equals to e to power minus t by 4। दिस इज द सेकेंड स्टेप। इसके बाद थर्ड स्टेप आएगा जब हम लॉग पुट कर रहे होंगे। लॉग 3/5 is equals to minus t by 4। और इसके बाद अपन माइनस को इधर ले जाएंगे और इधर ले जाते ही लॉग के प्रॉपर्टी से ये हो जाएगा log 5/3 is equals to t by 4। अपने को log 5 दिया है, log 3 दिया है कि नहीं, अपने को log 5 दिया है और log 3 भी दिया है। तो
ट्राई करते हैं निकालने को। इसको यहां से हटा करके यहाँ ले जाऊं पहले। e to power माइनस ln 5/3 इज इक्वल टू t/4। तो ln 5 माइनस ln 3 इज इक्वल टू t, और यहाँ पे 4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर ही देते हैं। ln 5 को लिख देंगे 1.6 और इसको लिख देंगे 1.1। तो t आ जाएगा 4 इंटू 0.5 दैट इज 2। t आ जाएगा 4 इंटू 0.5 दैट इज 2 सेकेंड्स। तो अगर हमारा आंसर 2 सेकेंड्स आया तो बिल्कुल सही है। ठीक है, पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आरसी सर्किट का क्वेश्चन था। पहले हमने आर इक्विवेलेंट सी इक्विवेलेंट निकाल करके टाउ निकाला, दैट इज अ टाइम कांस्टेंट। उसके बाद हमने v इज इक्वल टू वी नॉट इंटू 1 माइनस टी टू पावर टाउ में पुट कर दिया। तो कंसेप्ट अगर इसमें समझना चाहे कि हमने क्या सीखा, हमने आरसी में आर इक्विवेलेंट सी इक्विवेलेंट सर्किट का क्वेश्चन देखा। ये कैसा क्वेश्चन था? आर इक्विवेलेंट सी इक्विवेलेंट का क्वेश्चन था। और ये रहा सोल्यूशन, सोल्यूशन पेज नंबर 1, और ये रहा सोल्यूशन पेज नंबर 2। सही बात है। नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन करने से पहले ध्यान रखेंगे कि अगर हमसे पहले बन जा रहा है तो हम पहले बनाएंगे, और अगर फिर जो 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 आंसर अगर नहीं आया तो फिर सोल्यूशन देखेंगे और फिर देखेंगे कि कहाँ पे गलत हुआ, और ऐसे पता चल जाएगा कि हमें कहाँ प्रॉब्लम है, हमें हमारा एक्सपर्टीज कहाँ पर नहीं था इस क्वेश्चन में, है कि नहीं। तो वो पर्टिकुलरली तुमको फिर उस पॉइंट पर अपने को अटैक करना है। तो फिर से 2011 में एक और बार पूछा गया था ये क्वेश्चन। 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज चार्ज एज शोन इन द फिगर। तो ये 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर है, इसको एक वोल्टेज V से लगाए हैं। पहले जो स्विच है वो 1 से कनेक्टेड है, बाद में जब चार्ज हो जाएगा तो उसको 2 से कनेक्ट कर देंगे। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन है। परसेंटेज ऑफ स्टोर एनर्जी डिसिपेटेड इन स्विच 2। ठीक है, तो जब स्विच 2 जब 2 पे स्विच को शिफ्ट किया गया तो ऐसे में जो परसेंटेज डिसिपेशन हुआ एनर्जी का वो कितना हुआ। अब पहले में कुछ एक एनर्जी स्टोर होगा, लेट्स सपोज दैट इज यू इनिशियल, और बाद में पूरे सर्किट में कुछ एक एनर्जी स्टोर होगा, लेट्स सपोज दैट इज यू फाइनल। मेन बात यहाँ ये है कि हमें वो एनर्जी नहीं चाहिए जो ये कैपेसिटर स्टोर कर रहा है इनिशियली या फाइनली। हमें वो एनर्जी चाहिए जो पूरा का पूरा सिस्टम स्टोर कर रहा है इनिशियली, और पूरा का पूरा सिस्टम स्टोर कर रहा है आफ्टर द स्विच इज स्विच्ड टू 2.2। तो यू इनिशियल अगर मैं लिखूं, है ना, तो इसको क्या लिखूंगा, Q² by 2C, और यू फाइनल लिखूं तो 2C इक्विवेलेंट लिखूंगा। क्योंकि जब सेकंड बार जब स्विच को 2 पर शिफ्ट किया गया तो अब सर्किट में 2 कैपेसिटर है, और जब ऐसा स्विच कर दिया गया तो अब V से अपने को कोई लेना देना नहीं है, पर दोनों कैपेसिटर अब पैरेलल में है। पैरेलल में होने की वजह से जो C इक्विवेलेंट निकलेगा उसको U फाइनल में यूज करेंगे, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी, स्टोर्ड एनर्जी पूरे सिस्टम का निकाल रहे हैं, किसी एक कैपेसिटर का नहीं निकाल रहे हैं। देयरफॉर करके देखते हैं। सो इनिशियली इस पे चार्ज आएगा, लेट्स सपोज Q। ठीक है, तो इनिशियली जो एनर्जी स्टोर होगा उसमें होगा Q² by 2 इंटू 2, और दिस इज C, यहाँ पे माइक्रो फैराड लिख सकते हैं। और बाद में जब स्विच को इस तरफ शिफ्ट कर दिया गया, है ना, इसको थोड़ा हटा दो, इसको हटा दिए। स्विच को जब शिफ्ट कर दिया गया जब 2 में, तो अब सर्किट ऐसा कुछ बन रहा है, और अब Q, अच्छा, तो पहले जब इस स्टेट में थे हम और V पोटेंशियल था और 2 इस पे कैपेसिटेंस था, तो चार्ज लेट्स सपोज Q ट्रांसफर हुआ, निकाला जा सकता है। Q इज इक्वल टू CV, C इंटू V, माइक्रो कूलम्ब। ना वट एवर इज दिस चार्ज, जब हमने स्विच को 2 पर शिफ्ट किया तो यही चार्ज कुछ इसमें से यही चार्ज अभी 2 माइक्रो फैराड पे स्टोर्ड है, और इसमें से कुछ पार्ट निकल करके यहाँ पे चला जाएगा हमारे 8 माइक्रो फैराड के कैपेसिटर पे, और बच जाएगा जो 2 माइक्रो फैराड पे वो होगा Q-Q1। ठीक है, बट अल्टीमेटली टोटल चार्ज तो अभी भी Q ही होगा जो पहले था।
ठीक है, टोटल चार्ज अब भी 2q होगा, पहले भी q था, तो q तो u final, that is the potential energy final for the system when the switch is switched to second switch. तो ऐसे में क्यू स्क्वायर बाई टू इंटू सी इक्विवेलेंट लिखूंगा, क्यू को सेम ही रखूंगा और सी को चेंज कर देंगे अपन, क्योंकि सी अब इक्विवेलेंट कितना हो गया है, 8 प्लस 2 दैट इज 10। पैरेलल में कैपेसिटर है वापस से 2 और 8, C1 इज 2, C2 इज 8, सो दी कॉम्बिनेशन बिकेम्स 10, है ना। अगर दो दो कैपेसिटर पैरेलल में है तो अपने को पता है कि इन दोनों को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, तो इसीलिए सी इक्विवेलेंट क्या आया, 10 आया। सही बात है, ठीक है। तो यू फाइनल निकाल ले, यू इनिशियल निकाल ले, यू फाइनल में से यू इनिशियल घटाएंगे, बाय यू इनिशियल करेंगे और इनटू 100 करेंगे, और यही परसेंटेज आंसर होगा। ठीक है, तो करके देखते हैं। क्यू स्क्वायर बाई 2 इंटू 10, क्यू स्क्वायर बाई 2 इंटू 2, तो लिखो इसको क्यू स्क्वायर बाई 2 इंटू 2 माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2 इंटू 10। डेफिनेटली कुछ एनर्जी फाइनल में कम गया है, तो डेसिपेशन तो हुआ है यहाँ पर, और q square by 2 into 2 is the initial into 100. This comes out to be 80%। ये कितना आता है, ये 80% आता है, दैट इज ऑप्शन डी। अगर हमारा ऑप्शन डी आया तो बिल्कुल सही है। और हमें अगर डिटेल में सोल्यूशन चाहिए, है ना, एकदम प्यार से अच्छे से लिखा हुआ, तो ये मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है, जहाँ पे ये पहला पेज है, चार्ज कंजर्वेशन कंसेप्ट है और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द टू कैपेसिटर वो भी पता कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि जब स्विच 2 पे स्विच किया गया और हमें पूछ रहा है कि एग्जैक्टली ये बताओ कि यहां से कितना चार्ज उठ करके यहां चला गया, तो कैसे निकाले। ये निकालने के लिए अपन इस बात पे ध्यान देंगे कि ये दोनों, जब ये कैपेसिटर दोनों जब स्विच को स्विच कर दिया गया है टू पार्ट सेकेंड स्विच पे, तो ये दोनों कैपेसिटर अब पैरेलल में आ गया है। पैरेलल में आने की वजह से अब ये दोनों पे पोटेंशियल जो होगा वो सेम होगा, तो पोटेंशियल को सेम कर देंगे। देखो अपने पोटेंशियल को सेम कर दिए, क्यू फाइनल बाई 2 बाई क्यू 2 बाई 8, और दोनों ही चार्ज कंजर्वेशन से, है ना, क्यू इनिशियल के बराबर ही होगा। वहां से दो इक्वेशन मिलता है, पहला इक्वेशन ये, दूसरा इक्वेशन ये, और क्यू फाइनल इन दिस इज, जो पहले था उसका 1/5, और बाकी का चार्ज क्या हुआ होगा, 8 माइक्रोफैराड में चल गया होगा, दैट इज 4q बाई आई बाई 5। हाँ, तो इसके पास कितना बच गया, 1/5, और इस 8 माइक्रोफैराड कितना ले लिया, 4/5। कैसे निकाले, इस तरह से निकाले कि दोनों कैपेसिटर को पैरेलल में माने आफ्टर द स्विच इज स्विच्ड टू पार्ट 2, और ऐसे पैरेलल में मानने के बाद दोनों का पोटेंशियल सेम कर दिए, q बाई सी इज इक्वल्स टू q बाई सी, है कि नहीं। अगर ये पूछता कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भाई कैसा हुआ होगा ये भी बताओ, तो ये भी बता सकते थे इस तरीके से। ये पूछा नहीं, हमें सिर्फ एनर्जी के बारे में पूछा था, तो एनर्जी इनिशियल हमने निकाला, एनर्जी फाइनल हमने निकाला, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करके परसेंटेज निकाल दिया, दैट इज 80%। ठीक है, आसन करते हैं 2011 में ही ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो क्या कहता है, आरसी सर्किट is connected to AC voltage source। अब क्वेश्चन आ गया है AC वोल्टेज का। कंसिडर टू केसेस, A when C is without a dielectric medium, और B when C is filled with the dielectric medium of constant 4। तो पहला एक सर्किट बनाएंगे जहां पर रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस सर्किट बनाएंगे, और इस बार जो कैपेसिटेंस के पास कैपेसिटेंस होगा वो बिना डायलेक्ट्रिक का है, और दूसरे केस में क्या डिफरेंस है, बस इतना ही डिफरेंस है कि इस बार जो कैपेसिटेंस के पास कुछ एक डायलेक्ट्रिक है, दैट इज 4। तो कैपेसिटेंस में अगर डायलेक्ट्रिक का एडिशन होता है तो कैसे, क्या इफेक्ट आता है उसपे। मान लेते हैं पहले अगर कैपेसिटेंस C था, तो नया कैपेसिटेंस डायलेक्ट्रिक ऐड करने के बाद 4C हो जाएगा। ठीक है, क्या पूछ रहा है, द करंट IR थ्रू द रेजिस्टर एंड द वोल्टेज VC अक्रॉस द कैपेसिटर आर कंपेयर्ड इन द टू केसेस। तो अपने को क्या करना है कि IR क्या है, दैट इज द करंट अक्रॉस द रेजिस्टेंस, करंट अक्रॉस द रेजिस्टेंस, किसके अक्रॉस करंट है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर करंट कभी का जिक्र हो तो उसका मतलब IR बोला जा रहा है। ये IRA का क्या मतलब है कि मतलब IR दैट इज करंट अक्रॉस द रेजिस्टर फॉर द केस A, और IRB का क्या मतलब है, दैट इज करंट अक्रॉस द रेजिस्टर फॉर द केस B। केस A में जब कैपेसिटेंस के पास कोई भी डायलेक्ट्रिक नहीं है, केस B जब कैपेसिटेंस के पास एक डायलेक्ट्रिक है, दैट इज 4। तो IR क्या है, करंट अक्रॉस द रेजिस्टर, और क्या पूछा कि VC दैट इज द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटेंस, VC क्या है, वोल्टेज
voltage across the capacitor, जो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है ना, इस रेजिस्टेंस सर्किट में यहाँ पे कुछ एक वोल्टेज होगा Vc, है ना, और यहाँ कुछ और वोल्टेज होगा और टोटल वोल्टेज कुछ और होगा। ये एसी सर्किट है तो यहाँ पे बैटरी नहीं बनाना चाहिए अपने को, ये गलत हो गया थोड़ा। तो यहाँ पे क्या बनाएंगे, यहाँ पे एक एसी डायग्राम बनाएंगे। हाँ अब सही। Now VC is the voltage across the capacitor। तो अगर VCA देखें that means the voltage across the capacitor for the case A बात हो रहा है जब कैपेसिटेंस के पास कोई भी डायरेक्ट्रिक नहीं है, और वोल्टेज VCB जब दिखे तो इसका मतलब वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटेंस B के केस B का बात हो रहा है जब कैपेसिटेंस के पास कैपेसिटेंस है। तो अपने को इन दोनों को ही केस ए और केस बी में कंपेयर करना है, करके देखते हैं कैसे आएगा। अब एसी सर्किट में समझो क्या होता है। एसी सर्किट में अगर अपने पास एक रेजिस्टेंस है और एक कैपेसिटेंस है तो हम रिजल्टेंट इम्पीडेंस निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर कर करके। व्हाट इज 1/ओमेगा सी? दैट इज नथिंग बट कैपेसिटिव रिएक्टेंस, है कि नहीं। 1/ओमेगा सी क्या है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, कि मतलब कैपेसिटर की वजह से कितना रेजिस्टेंस आ रहा होगा सर्किट में। रेजिस्टेंस की वजह से कुछ एक रेजिस्टेंस है, कैपेसिटेंस की वजह से कुछ एक रिएक्टेंस है, और कैपेसिटेंस की वजह से जो रिएक्टेंस है दैट इज रिटन एज xc इज इक्वल टू ओमेगा सी, 1/ओमेगा सी। अब जब केस ए में डायरेक्ट्रिक नहीं था तो कैपेसिटेंस सी था, जब केस बी में डायरेक्ट्रिक था तो कैपेसिटेंस क्या हो गया? बढ़ करके 4c हो गया। तो कैपेसिटेंस अगर बढ़ता है तो मतलब डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो xc घटेगा, दैट इज द कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और अगर कैपेसिटिव रिएक्टेंस घट रहा है तो इसका मतलब उसके अक्रॉस वोल्टेज भी घटेगा। इस हिसाब से कि V इज इक्वल टू आई आर होता है, जैसे ही रेजिस्टेंस घटता है वोल्टेज भी घटता है उसके अक्रॉस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस में भी अगर कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी कैपेसिटर का रेजिस्टेंस की तरह ही है, अगर वो घट रहा है तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इन दी सर्किट भी घटेगा। तो VCB जो केस, जो डायलेक्ट्रिक का केस है, जब डायलेक्ट्रिक हमने ऐड किया, जब कैपेसिटेंस बढ़ गया, जब कैपेसिटिव इंडक्टेंस घट गया तो वोल्टेज भी घटेगा। Whichever ऑप्शन इज दिस, ये करेक्ट है, सी ऑप्शन सही है। अब ये रेजिस्टेंस में जितना करंट है वो भी अपने को कंपेयर करना है, तो रेजिस्टेंस में जो करंट है वो भी देखते हैं कैसे आएगा। अच्छा अब ध्यान दो, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों ही सीरीज में लगाए हुए हैं, तो जो भी करंट रेजिस्टेंस से जा रहा होगा वही कैपेसिटेंस से भी जा रहा होगा, कैपेसिटर से भी जा रहा होगा। और टोटल रेजिस्टेंस अपन निकालते हैं इम्पीडेंस से, है ना। एसी सर्किट में कैसे निकालते हैं टोटल रेजिस्टेंस? इम्पीडेंस की मदद से, वेयर R is the resistance and 1/ओमेगा C is the capacitive reactance। तो R स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा C का होल स्क्वायर, ठीक है। V is equals to IZ। I that is the current in the circuit will depend कि इम्पीडेंस कैसा है। अगर इम्पीडेंस ज्यादा है तो करंट कम जाएगा सर्किट में, और अगर इम्पीडेंस कम है तो करंट ज्यादा जाएगा। जैसा रेजिस्टेंस और करंट का रिलेशन होता है ना। करंट और रेजिस्टेंस का जैसा रिलेशन होता है, करंट और इम्पीडेंस का वैसा ही रिलेशन होता है। तो अब डिसाइड करना है अपने को कि केस ए में इम्पीडेंस ज्यादा है कि केस बी में इम्पीडेंस ज्यादा है। केस ए में जब डायलेक्ट्रिक नहीं था तो कैपेसिटेंस कम था, कैपेसिटेंस, और केस बी में जब डायलेक्ट्रिक डाल दिया गया तो कैपेसिटेंस बढ़ गया। जब जैसे ही कैपेसिटेंस बढ़ा, कैपेसिटेंस डिनोमिनेटर में, कैपेसिटेंस बढ़ने से Z कम गया। केस बी में अगर Z कम जाता है तो करंट बढ़ जाता होगा, ठीक है। पूरे सर्किट में करंट बढ़ गया होगा तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी करंट बढ़ ही गया होगा। तो IR फॉर B इज ग्रेटर देन IR फॉर A। अगर ऐसा कोई ऑप्शन दिखे तो बिल्कुल सही है, IR फॉर B I फॉर A, दैट इज ऑप्शन बी। अगर हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बी और सी आया तो बिल्कुल सही है, ठीक है। मान लेते हैं एक और ऑप्शन होता जिसमें बोलता आई सी ऑफ ए और आई सी ऑफ बी, कैपेसिटर में कितना करंट जा रहा है या फिर कितना चार्ज है, ठीक है। तो सेकेंड केस के लिए इसमें भी कंपेयर कर सकते थे और कह सकते थे कि बी में ज्यादा करंट।
कंसेप्ट से हमने जो इस क्वेश्चन से सीखा वो ये था कि एसी सर्किट में और इम्पिडेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस कैपेसिटेंस और डाइलेक्ट्रिक का एडिशन होने से कैपेसिटेंस कैसे बदलता है, उससे कैपेसिटिव रिएक्टेंस कैसे बदलता है, उससे इम्पीडेंस कैसे बदलता है, उससे वोल्टेज में कैसे चेंज आता है, उससे करंट में कैसे चेंज आता है ना। तो किसी सर्किट में अगर मैं बोलूं कि इसमें डाइलेक्ट्रिक डाला हुआ है कैपेसिटर में, तो इसमें इस तरह से एनालाइज करने आएगा। फिर से एक और क्वेश्चन 2011 में ही पूछा गया था, ठीक है, ये भी करते हैं। आरसी कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया गया है एसी वोल्टेज में जिसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 500 रेडियन पर सेकेंड। इम्पीडेंस दैट इज Z ऑफ द आरसी सर्किट इज गिवन टू अस। टाइम कांस्टेंट निकालना है ऑफ द सर्किट। टाइम कांस्टेंट अपने को नॉलेज है, इसका क्या मतलब है, R दैट इज इक्वल्स टू R इंटू सी। नाउ R इंटू सी इज, तो R पता है क्या, R भी नहीं पता है, C भी नहीं पता है, तो बेसिकली हमें R चाहिए और C चाहिए, और हमें इम्पीडेंस दिया हुआ है R इंटू रूट ओवर 1.25, ठीक है। एंड दी and another thing that is given to us is omega, that is 500 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा क्या दिया है, 500 रेडियन पर सेकेंड, है कि नहीं। नो, अब इम्पीडेंस का फॉर्मूला सीधे लगाएंगे, आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर। अपने को z इक्वल्स टू आर इंटू रूट ओवर 1.25 दिया हुआ है, तो उसको पुट किए और आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर पुट किए, और इस स्क्वायर रूट को हटाने के लिए बोथ साइड स्क्वायर कर दिए। आर स्क्वायर इंटू 1.25 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर। अब ये आर स्क्वायर को लेफ्ट साइड ले जाऊं तो क्या बचता है अपने पास, आर स्क्वायर इंटू 0.25, है कि नहीं, बिल्कुल सही बात है। और ओमेगा को रहने देंगे, अभी ओमेगा को रहने देते हैं और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। जितना सिंप्लीफाई किया जाए उतना ही बेटर होता है कैलकुलेशन, ठीक है। तो इसको पूरा सेलेक्ट करते हैं। ना, तो फर्दर सिंप्लीफाइंग ये, अब क्या करते हैं, दोनों ही साइड स्क्वायर रूट कर देते हैं, तो r इंटू 5/10 हो जाएगा ये, और ये 1/ओमेगा सी हो जाएगा। अब पुट करेंगे ओमेगा का वैल्यू, ठीक है, तो 5/10 इज 2, r इंटू सी इज 2/ओमेगा, r into c is 2/500. This is nothing but 4 milliseconds. हाँ, तो अपना आंसर मिली सेकंड में ही उनको चाहिए, और अगर हमारा आंसर 4 आता है तो बिल्कुल सही है। हमने इसमें क्या सीखा कि इम्पिडेंस की मदद से फॉर्मूला पुट करके कैसे टाउ का वैल्यू दैट इज दी टाइम कांस्टेंट निकाला जाए। सबसे पहले सी निकाला जाए, या फिर आर सी जैसे यहाँ पे निकाले वैसे निकाल के करेंगे। तो 2012 में पूछा गया था क्वेश्चन, क्या कहता है, इन द गिवन सर्किट ऑफ चार्ज प्लस 80 कूलम microcoulomb is given to the upper plate of the 4 microfarad capacitor, then in the steady state the charge on the upper plate of the 3 microfarad capacitor will be। तीन कैपेसिटर का एक कॉम्बिनेशन दिया हुआ है जहाँ पे 4 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड इस तरह से अरेंज्ड है। नीचे 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 सर्किट को ग्राउंड कर दिया गया, जिसका मतलब पोटेंशियल यहाँ पर 0 होगा, और ऊपर ऊपर वाले प्लेट पे प्लस 80 माइक्रोकुलम का चार्ज रखा गया है, किस पे, 4 माइक्रोफैराड के प्लेट पर। तो अगर अपर प्लेट पे प्लस 80 माइक्रोकुलम है तो 4 माइक्रोफैराड के नीचे वाले प्लेट पे जस्ट अपोजिट चार्ज इंड्यूस हो जाएगा -80 माइक्रोकुलम। सिमिलरली यहाँ पे अब -80 माइक्रोकुलम, यहाँ पे +80 माइक्रोकुलम जितना चार्ज यहाँ पे इन दोनों कैपेसिटर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, ठीक है। तो जब इन दोनों कैपेसिटर्स में अगर +80 माइक्रोकुलम का चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होना है, अगर इन दोनों कैपेसिटर में +80 माइक्रोकुलम का चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होना है, -80 माइक्रोकुलम तो कैपेसिटर के लोअर वाले प्लेट में चला गया, तो बाकी जो बचा वो है +80 माइक्रोकुलम। अब वही चार्ज 2 माइक्रोफैराड और 3 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर पे इंड्यूस होना है।
तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? अगर मान लेते हैं 2 माइक्रोफैराड पे Q चार्ज चला गया तो 3 माइक्रोफैराड पे Q 80 माइनस Q जाएगा। बाई कंजर्वेशन ऑफ चार्ज टोटल चार्ज तो 80 ही रहेगा, अगर एक के पास Q चला गया तो दूसरे के पास 80 माइनस Q जाएगा। नेक्स्ट थिंग इज कि यहाँ पर ये पोटेंशियल जीरो में है, लेट्स सपोज यहाँ पर किसी पोटेंशियल V में मान लेते हैं इसको, तो जीरो और V के बीच में ये दोनों कैपेसिटर्स कैसे अरेंज है? पैरेलल अरेंज है। पैरेलल अगर अरेंज है तो मैं दोनों का क्या कर सकता हूँ? पोटेंशियल को बराबर कर सकता हूँ। पोटेंशियल को बराबर करूंगा, क्यू बाई सी वन इक्वल टू क्यू बाई सी टू, क्यू वन बाई सी वन इक्वल टू क्यू टू बाई सी टू, और 2 माइक्रोफैराड पे क्यू माने थे चार्ज, तो यहाँ पे क्यू लिखे और यहाँ पे 2 लिखे, और माइक्रोफैराड लिख सकते हैं, माइक्रो माइक्रो तो ऐसे भी कैंसिल ही हो जाएगा। 80 माइक्रोफैराड और 3 माइक्रोफैराड जो कैपेसिटर है उस पर चार्ज माने 80 माइनस क्यू, तो उसको क्यू की जगह लिखेंगे और बाई 3 माइक्रोफैराड यहाँ लिखेंगे। ठीक है ना? क्यू निकालते हैं तो एक लीनियर इक्वेशन बन रहा है, ये 3 माइक्रोफैराड 3Q is equals to 2 into 80 minus Q. So 5Q is equals to 160. This implies that Q is equals to 32. तो 32Q चार्ज, 32 क्या है? Q है। Q मतलब जो चार्ज 2 माइक्रोफैराड पर है, पर अपने को क्या चाहिए? वो वाला चार्ज जो 3 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर पर इंड्यूस हुआ होगा। तो इसमें से अगर मैं 80 माइनस 32 कर दूं तो क्या मिलेगा? 48। तो सी आंसर इज विल एब्सोल्युटली करेक्ट। 3 माइक्रोफैराड पे कितना कितना चार्ज इंड्यूस होगा? 48 माइक्रो कूलम। नाउ क्या किए? प्लस 80 माइक्रो कूलम से यहाँ लोअर प्लेट में माइनस 80 किए और माइनस 80 माइक्रो कूलम किए। अब यही माइनस 80 माइक्रो कूलम वहां पे इंड्यूस हुआ होगा, तो इन दोनों में जो चार्ज जाएगा वो टोटल चार्ज कितना है हमारे पास इन दोनों के पास भेजने के लिए? प्लस 80 माइक्रो कूलम। उसके बाद क्या किए कि पोटेंशियल को सेम कर दिए, तो एक मान लेते हैं Q बाई 2 और दूसरा मान लेते हैं 80 माइनस Q बाई 3। माइक्रो माइक्रो कैंसर, Q यहाँ से आया 32 और Q नहीं, हमें 80 माइनस Q चाहिए, क्योंकि 80 माइनस Q वो चार्ज है जो कैपेसिटर 3 माइक्रोफैराड पे जो चार्ज है वो स्टोर्ड है। वो कितना है? वो 80 माइनस Q है। तो 80 माइनस Q किए, 80 माइनस 32 करेंगे, 48 माइक्रो कूलम आएगा। दिस इज द सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे चार्ज कंसेप्ट क्या था? कंसेप्ट यहाँ पे हमने जो सीखा वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का सीखा। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट सीखने के साथ साथ एक बात और ध्यान दिए कि कैसे यहाँ पे पोटेंशियल क्योंकि दोनों कैपेसिटर पैरेलल में है तो पोटेंशियल सेम लेकर के हमें इसको चार्ज को सॉल्व करना था। फिर से एक और क्वेश्चन पूछा गया था 2013 में। ठीक है, हर साल में एक नई क्वेश्चन कैपेसिटर से आ ही रहा है। 2013 में एक बार और जेईई एडवांस में पूछा गया था। क्या पूछा गया था? सर्किट शोन इन फिगर देयर आर टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस C। तो अगर इस सर्किट पे देखूं तो यहाँ पे दो पैरेलल कैपेसिटर्स दिख रहा है मुझे, इसका भी कैपेसिटेंस C है, इसका भी कैपेसिटेंस C ही है। स्विच S1 is pressed first to fully charge the capacitor C1। तो C1 को चार्ज करने के लिए S1 स्विच को प्रेस किया गया and then released। switch S2 is pressed to charge the capacitor C2। फिर switch S2 को भी प्रेस किया गया। तो सर्किट कैसा है? 2V0 का पोटेंशियल एक तरफ है V0 का पोटेंशियल। तीन स्विच है S1 S2 और S3 और दो कैपेसिटर है C1 C2। पहला स्विच जब ऑन करते हैं तो क्या बनता है? कुछ ऐसा सर्किट बनता है। ठीक है, इसका कैपेसिटेंस अगर C है, इसका अगर 2V0 है, तो चार्ज जो इस कैपेसिटर में आएगा वो होगा 2V0 इंटू C, है कि नहीं? तो जैसे ही हमने जब स्विच S1 को बंद किया, हमने इसको कितने देर तक बंद किया? फुल्ली चार्ज होने तक। फुल्ली चार्ज मतलब जब तक कैपेसिटर C1 फुल्ली चार्ज हो गया होगा तो इसके पास चार्ज कितना हुआ होगा? Q इज इक्वल टू 2V0 इंटू C। ठीक है, उसके बाद इस स्विच को रिलीज कर दिया गया। इस स्विच को रिलीज करने के बाद अब S2 स्विच को वापस बंद किया गया। S2 स्विच को बंद करने के साथ जो नया, अच्छा इसको अलग से करते हैं। S2 स्विच को बंद करने के बाद जो नया क्या बनेगा? नया सर्किट बनेगा, वो कुछ ऐसा दिखेगा।
जहाँ पे C1 यहाँ पर है, C2 यहाँ पर है और ये स्विच क्लोज्ड है। और C1 के पास कुछ एक चार्ज है क्योंकि स्विच S1 जब क्लोज किया था हमने तो C1 के पास कुछ एक चार्ज स्टोर हो गया था। ये चार्ज कितना है? ये चार्ज एक्जैक्टली 2V0 इंटू C के बराबर है कि नहीं? ये चार्ज 2V0 इंटू C के बराबर है और ये इसका कैपेसिटेंस C है, इसका कैपेसिटेंस C है। अब पोटेंशियल इक्वल होगा क्योंकि दोनों कैपेसिटर पैरेलल में है और वैसे करके हम निकाल सकते हैं कि ईच इंडिविजुअल कैपेसिटर के पास कितना चार्ज होगा आफ्टर सम टाइम t। इस 2V0C में से कुछ एक चार्ज यहाँ से Q1 ले सपोज उठ करके C2 के पास जाता है, तो ये Q1 कितना है? अब दोनों का कैपेसिटेंस क्योंकि C है तो कैलकुलेट बड़ी आसानी से किया जा सकता है कि एग्जैक्टली हाफ में चार्ज डिवाइड हो जाएगा। इसको भी V0C मिलेगा, इसको भी V0C मिलेगा। ठीक है, थोड़ा साइन पे भी ध्यान देते हैं कि साइन के साथ क्या हो रहा होगा जब चार्ज ऐसे इंड्यूस हो रहा है कैपेसिटर में। पहले 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 यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे नेगेटिव था, तो इसका मतलब ऊपर वाले प्लेट में पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ होगा, नीचे वाले प्लेट में नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ होगा। यहाँ से अगर पॉजिटिव, यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इस C2 पे भी जब हमने सेकंड सर्किट को क्लोज किया, जब हमने क्या किया S2 को क्लोज किया, तो ऊपर वाले प्लेट में C2 पे भी पॉजिटिव चार्ज ही इंड्यूस हुआ होगा, नीचे वाले नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ होगा। तो अभी तक का कहानी ऐसा है कि स्विच S1 को बंद किया गया और C1 को चार्ज किया गया, C1 चार्ज होने के बाद स्विच S1 को खोल दिया गया, S2 को बंद किया गया और अब C1 C2 दोनों चार्ज है। दोनों किस तरह से चार्ज है? दोनों में चार्ज कितना है और दोनों का पॉजिटिव कौन सा प्लेट है और नेगेटिव कौन सा प्लेट है? ये पॉजिटिव है ऊपर वाला और नेगेटिव है नीचे वाला, और इसमें भी V0C चार्ज है, इस पे भी V0C चार्ज है। अभी तक क्या किए हैं? स्विच S2 तक गए हैं हम सर्किट में। स्विच S2, अब स्विच S2 को भी रिलीज कर दिया गया, ठीक है, और स्विच S3 को प्रेस किया गया। स्विच S2 को रिलीज कर दिया गया, S3 को प्रेस किया गया, ठीक है। तो अब एक और सर्किट बनेगा, ये सर्किट बनाते हैं। इस सर्किट को बनाएंगे इस तरह से, जब S3 क्लोज कर दिए और यहाँ पे पोटेंशियल का साइन ध्यान रखेंगे। यहाँ पे V0, वहां पे 2V0 था पोटेंशियल इनिशियली, पर यहाँ पे पोटेंशियल V0 है। फ्रॉम द प्रीवियस एंडेवर्स, जो पहले जितने जितने स्टेप्स हमने किए उससे हमें पता है कि ऊपर में पॉजिटिव है, नीचे में नेगेटिव है, और टोटल चार्ज इस कैपेसिटर पे, जिसका कैपेसिटेंस C है, इस पे जो टोटल चार्ज है वो है V0 इंटू C, राइट। पर ध्यान दो कि ये जो V0 पोटेंशियल है, इसका नेगेटिव पोटेंशियल ऊपर के डायरेक्शन में है, पॉजिटिव पोटेंशियल नीचे के डायरेक्शन में है, ठीक है। तो क्या होगा कि यहाँ से जब चार्ज यहाँ पर फ्लो होगा तो ये पॉजिटिव को धीरे धीरे नेगेटिव करेगा, और तब तक करेगा यहाँ पे चार्ज फ्लो, कब तक करेगा इस पोटेंशियल से कैपेसिटर में चार्ज फ्लो? तब तक करेगा जब तक ये पूरी तरह से ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव नहीं हो जाता। और पूरा चार्ज इसमें कितना स्टोर हो जाता है? पूरा मैक्सिमम चार्ज इस कैपेसिटर में कितना स्टोर हो जाता है? कब तक फ्लो करेगा कि इसमें, तब तक फ्लो करेगा जब तक इसमें चार्ज कितना हो जाए मैक्सिमम, C इंटू V0। इसका कैपेसिटेंस C है, इसका पोटेंशियल V0 है, तो Q इज इक्वल टू C इंटू V0। इस पे अगर C इंटू V0 चार्ज स्टोर हो जाए तब तक इसमें से चार्ज फ्लो करेगा इस कैपेसिटर में, ठीक है। तो तुम बोलोगे कि सर पहले भी तो C इंटू V0 ही स्टोर्ड था, पर ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले जो C इंटू V0 था उसका पॉजिटिव पार्ट यहाँ पर, उसका पॉजिटिव चार्ज अपर प्लेट में था और नेगेटिव चार्ज लोअर प्लेट में था। पर हमारा बैटरी क्या करना चाह रहा है? नेगेटिव चार्ज अपर प्लेट में इंड्यूस करना चाह रहा है। अगर वो ऐसा चाहता है पहले उसको इसके अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, इस पॉजिटिव को पहले उसको नेगेटिव करना पड़ेगा, यहाँ पे सारे एक्स्ट्रा चार्जेस उसको देने पड़ेंगे ताकि पहले वो न्यूट्रल हो जाए कैपेसिटर का अपर प्लेट, और उसके बाद उसको वापस से और CV0 देना पड़ेगा ताकि वो अपर प्लेट वापस नेगेटिव हो जाए। पर जब ये ऊपर प्लेट नेगेटिव हो जाएगा तो नीचे वाले प्लेट में प्लस CV0 स्टोर होगा, जो ये बैटरी चाहता था। तो इसने टोटल चार्ज अगर पूछा जाए तो कितना भेजा यहाँ पर? 2CV0 भेजा। तो ऑप्शन देखते हैं। द चार्ज ऑन द अपर प्लेट ऑफ C1 इज 2CV0। अच्छा, पहले हमने S1 को क्लोज किया और C1 को चार्ज किया, फिर हमने S1 को ओपन किया और S2 को क्लोज किया, S2 स्विच को क्लोज किया और C2 को चार्ज किया, और S2 को ओपन करके फिर S3 को क्लोज किया, ठीक है।
फाइनल वर्डिक्ट कैसा है कि यहाँ पे ये बंद होने के बाद यहाँ 2c आया था चार्ज, और जब ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया था तो यहाँ पे चार्ज बचा था v0 इंटू सी। जब और ये प्लस है, जब ये S3 स्विच हमने बंद किया तो अब v0 इंटू सी चार्ज C2 में भी इंड्यूस हुआ, पर पॉजिटिव प्लेट के डायरेक्शन में ही पॉजिटिव अपर प्लेट का C2 जो कैपेसिटर का ये लोअर प्लेट है वहां पे पॉजिटिव v0 इंटू सी इंड्यूस हुआ बिकॉज ऑफ दिस पोटेंशियल। तो अपने को पता है कि जब सारे स्विच हमने बंद कर दिए और सारे स्विच जब ओपन कर दिए तो दोनों कैपेसिटर चार्ज हो गया होगा। दोनों कैपेसिटर में C1 पे कैसा चार्ज होगा, अपर प्लेट पे V0 C, लोअर प्लेट पे माइनस V0 C। C2 पे कैसा चार्ज होगा, लोअर प्लेट पे प्लस V0 C, अपर प्लेट पे माइनस V0 C। तो क्वेश्चन ऑप्शन पढ़ो, द चार्ज ऑन द अपर प्लेट ऑफ C1 इज 2C V0। क्या ऐसा है? ऐसा नहीं है। C1 पे जो अपर प्लेट पे चार्ज है वो C इंटू V0 है। 2C V0 पहले था जब हमने S1 स्विच को बंद किया, पर जैसे ही S2 को बंद किए वहां से थोड़ा सा चार्ज जो उठ के C2 में चला गया था, उसके वजह से यहाँ पे चार्ज जो बचा वो C इंटू V0 ही बचा। So first option is wrong. The charge on the upper plate of C1 is C into V0. This is absolutely correct. माइनस C into V0 नहीं, प्लस C into V0। अपर प्लेट पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। कितना चार्ज है? C into V0 चार्ज है। चार्ज ऑन दी अपर प्लेट ऑफ C2 इज 0। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपर प्लेट पे माइनस V0 इंटू C चार्ज है। किस पे? C2 पे। चार्ज ऑन दी अपर प्लेट ऑफ C2 इज माइनस C into V0। दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो अगर इसका आंसर हमारा बी और डी आया तो बिल्कुल सही है। हमने इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन प्लेट सीखा। ठीक है, हमने इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन प्लेट सीखा कि प्लेट्स में कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो कभी भी अगर नेक्स्ट टाइम यहाँ पे बैटरी अगर पॉजिटिव है तो ये कैपेसिटर पे कब तक चार्ज करेगा? जब तक ये कैपेसिटर का प्लेट अपने हिसाब से चार्ज नहीं कर देता। उसका हिसाब कैसा हिसाब है? अगर ये कैपेसिटर है और ये V0 पोटेंशियल है तो ये अपना हिसाब ऐसा लगाता है कि पॉजिटिव कि नेगेटिव से सारे इलेक्ट्रॉन्स को ये भेजता है और इस अपर प्लेट को नेगेटिव चार्ज बना देता है। जो जिस प्लेट से जिस पोटेंशियल से अपर प्लेट कनेक्टेड है वो अगर नेगेटिव है तो अपर प्लेट पे भी नेगेटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पर अगर नेगेटिव चार्ज आएगा तो अपने आप यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। ये पोटेंशियल कब तक चार्ज भेजता है? जब तक ये कंडीशन फुलफिल ना हो जाए किसी भी एक सर्किट में। दिस वाज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना। हमने इसमें क्या कंसेप्ट सीखा कि पोटेंशियल कब तक चार्ज करता है? जब तक कैपेसिटर का वो प्लेट अपने अकॉर्डिंग चार्ज ना कर दे। तो हम 14 में क्वेश्चन देखते हैं। ये एक अच्छा सवाल है, इसको डिटेल में समझेंगे। एसी सर्किट में कैपेसिटर रखा गया है और ये सर्किट ए बी से जब ज्वाइन किया हुआ था तब एक एसी वोल्टेज है यहाँ पर और एक कैपेसिटर है। पर वही अगर सर्किट के स्विच को ए डी में स्विच कर दो तो ए डी वाला जो सर्किट है वहां पे अब ये आरसी सर्किट हो जाता है। तो ये एसी सर्किट के एसी कैपेसिटर सर्किट होने के साथ साथ एक आरसी कैपेसिटर सर्किट भी, तो यहाँ पे दोनों का नॉलेज लगेगा। तो देखते हैं, करते हैं। At time t equals to 0, terminal A in the circuit shown in the figure is connected to B by key end at the alternating current IT is equals to I0 into cos omega t। बड़े क्वेश्चन में करने का यह तरीका है कि सबसे पहले जो जो दिखते जाए उसको लिखते जाओ। ठीक है, छोटे क्वेश्चन में तुम दिमाग लगा सकते हो कि अच्छा ठीक है मैं लिखने से पहले थोड़ा दिमाग लगा लूं और शायद उससे मैं टाइम बचा लूंगा कि लिखने वाला जो टाइम लगेगा। पर बड़े क्वेश्चन में अपने को हमेशा लिखना है जो जो डेटा दिया हुआ है। तो पहले से पहले गिवन क्या है? सबसे पहले जो गिवन है वो है ये बात कि आई कैसे वैरी कर रहा है, आई नॉट इंटू कॉस ओमेगा टी से। आई इज इक्वल टू आई नॉट इंटू कॉस ओमेगा टी। ना और क्या दिया हुआ है? आई नॉट का वैल्यू दिया हुआ है, आई नॉट इज 1। ओमेगा कितना दिया हुआ है? ओमेगा दिया हुआ है 500 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, नाउ starts flowing in it with the initial direction shown in the figure। तो इनिशियल डायरेक्शन ये वाला डायरेक्शन है जो हमारे फिगर में दिख रहा है। कैसा? क्लॉकवाइज। इनिशियल डायरेक्शन ये है। एट t is equal to 7 by 7
पाई 6/12, टी जब 7 पाई 6/ओमेगा है तो ही खेल स्टार्ट होता है। क्या क्या किए, उसी टाइम की को स्विच किए बी से डी में। नाउ ऑनवर्ड्स ए एंड डी आर कनेक्टेड। ए टोटल a total charge q flows through the battery to the charge capacitor fully, to charge the capacitor fully. Now c is 20 microfarad. ये जो कैपेसिटर है ये कितना है 20 माइक्रोफैराड। रेजिस्टेंस है ये कितना है 10 ओम, और जो वोल्टेज है ये कितना है 50 वोल्ट। दीज आर ऑल दी गिवन वैल्यूज। ठीक है, तो सेकेंड पेज पे चलते हैं। ये हो गया फर्स्ट पेज, और अब चलेंगे सेकंड पेज पे। निकालना क्या क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम चार्ज क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर बिफोर t इज इक्वल टू 7 पाई 6 बाई ओमेगा। 7 पाई 6 बाई ओमेगा वो टाइम था जब ए बी के स्विच को ए डी में शिफ्ट किया गया। पर इससे पहले, है ना, इससे पहले के टाइम में, किसी एक टाइम में इस सर्किट पे होगा कैपेसिटर। कौन से सर्किट पे, जिस सर्किट पे एसी से वो कनेक्टेड है। ठीक है, तो इस पे मैक्सिमम चार्ज कितना फ्लो किया होगा, क्या उसका वैल्यू 1 × 10⁻³ है? क्या मैक्सिमम चार्ज जो इस सर्किट में t इज इक्वल टू 7 पाई 6 ओमेगा टाइम से पहले फ्लो किया, पहले क्या जो मैक्सिमम चार्ज फ्लो किया 1 × 10⁻³ है? अगर है तो ये फर्स्ट ऑप्शन सही है, और नहीं है तो गलत है। करते हैं। आई इज इक्वल टू, अपने पास क्या इन्फॉर्मेशन है, आई नॉट इंटू कॉस ओमेगा टी। ठीक है, यहां से हम चार्ज का एक रिलेशन निकालेंगे, आई नॉट इंटू कॉस ओमेगा टी। नाउ दिस बिकम्स, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन करते हैं, इज इक्वल टू आई नॉट इंटू कॉस ओमेगा टी डी टी, है कि नहीं। तो जीरो से चार्ज क्यू तक पहुंचा, तो इनिशियली कैपेसिटर पे चार्ज जीरो है तो जीरो लिखे, और चार्ज एट एनी टाइम टी इज लेट सपोज क्यू, तो टी इज इक्वल टू जीरो से टी इज इक्वल टू टी तक टाइम ले गए। अब डी क्यू की जगह आ गया इंटीग्रेशन करने के बाद क्यू, और आई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी बाई ओमेगा कॉस ओमेगा टी का इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का जो पार्ट नीचे आएगा इंटीग्रेशन करने के बाद वो ओमेगा नीचे आएगा। इंटीग्रेशन किए सिंपल। नाउ at what time this will be maximum, this charge will be maximum। तो आई नॉट कॉन्स्टेंट है, ओमेगा कॉन्स्टेंट है, क्या वैरी कर रहा है, साइन ओमेगा टी में से टाइम वैरी कर रहा है। कब ये इक्वेशन मैक्सिमम होगा, Q इज इक्वल टू आई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी बाई ओमेगा, ये कब मैक्सिमम होगा, ये तब मैक्सिमम होगा जब साइन ओमेगा टी का वैल्यू मैक्सिमम हो, क्योंकि सिर्फ यही वेरिएबल है। तो अगर साइन ओमेगा टी का वैल्यू मैक्सिमम है तो Q भी मैक्सिमम है। साइन ओमेगा टी का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इज इक्वल टू 1। ऐसा कब होता है, जब टी क्या हो, टी इज इक्वल टू π/2 हो, π/2 ओमेगा हो, है ना। अंदर अगर मैं π/2 टी इज इक्वल टू π/2 ओमेगा रखूं तो अंदर क्या आ जाएगा, π/2 आएगा, और साइन π/2 1 होता है। अब अपने को देखना है कि π/2 ओमेगा 7 पाई 6 ओमेगा से पहले आया था कि नहीं, तो बिल्कुल आया था। यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करो, दिस इज 3 π/6 ओमेगा, है ना। 3 π/6 ओमेगा डेफिनेटली 7 π/6 ओमेगा से पहले कोई एक टाइम आया होगा, जिस टाइम एग्जैक्टली इसी टाइम पे अपने को सर्किट में कैपेसिटर पे चार्ज मैक्सिमम देखने को मिला हो, क्योंकि इसी टाइम पे साइन का वैल्यू 1 आया, और साइन का वैल्यू 1 आते ही चार्ज क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। ठीक है, अगर साइन का वैल्यू 1 आया तो चार्ज मैक्सिमम हो गया, तो चार्ज मैक्सिमम हुआ, उसका वैल्यू चाहिए, तो साइन ओमेगा टी। तो अब इस इक्वेशन में सारे वैल्यूज पुट कर देंगे और निकालेंगे कि मैक्सिमम चार्ज कितना आएगा। क्यू मैक्स इज इक्वल्स टू आई नॉट का वैल्यू 1 दिया हुआ था, साइन ओमेगा टी 1 आ गया, और ओमेगा 500 दिया हुआ था, तो 1/500 into 2, so this becomes 2 into 10⁻³ माइक्रोकूलम। 2 into 10⁻³ कूलम। माइक्रो क्यों आएगा, 500 रेडियन पर सेकेंड कॉस ओमेगा टी, हमने सारे यूनिट ठीक से बैठाए, सारे यूनिट ठीक से बैठाए। 2 into -10⁻³ कूलम आना चाहिए आंसर, पर आंसर
पर यहाँ पे ऑप्शन में हमें दिया है 1 इंटू 10⁻3, दैट इज रॉन्ग। ए ऑप्शन गलत है। यहाँ पे 2 इंटू 10⁻3 होना चाहिए था। 2 इंटू 10⁻3 वो चार्ज है जब हमारे सर्किट में मैक्सिमम चार्ज स्टोर होता है कैपेसिटर में। वो किस टाइम पे स्टोर होता है? एग्जैक्टली टी इज इक्वल टू 3π/6 ओमेगा टाइम पर स्टोर होता है। ये हमने कैसे प्रूव किया? हमने साइन ओमेगा टी को 1 पे इक्वेट करके प्रूव किया। साइन ओमेगा टी को 1 क्यों किए? क्योंकि क्यू का वैल्यू उसी टाइम मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। द करंट इन द लेफ्ट पार्ट ऑफ द सर्किट बिफोर टी इज इक्वल टू 6π ओमेगा इज क्लॉकवाइज। तो लेफ्ट पार्ट मतलब अभी भी एसी सर्किट की ही बात हो रही है। कौन सा टाइम में? जस्ट 7π/6 ओमेगा के जस्ट पहले है। तो इस टाइम करंट का डायरेक्शन निकालने के लिए आई नॉट इंटू कॉस ओमेगा टी में टी का वैल्यू 7π/6 ओमेगा मैं पुट कर दूंगा। ओमेगा ओमेगा कैंसिल करूंगा और 7π/6 पता है, पाई प्लस पाई/6 होता है। तो cos पाई प्लस पाई/6 is in the third quadrant. This gives me I naught by 2. I naught into minus of I naught into root 3 by 2. ठीक है। पाई प्लस पाई/6 कौन से क्वाड्रेंट में होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव, तो I का वैल्यू जो 7π/6 ओमेगा पर आया है ना, जस्ट पहले 7π/6 ओमेगा को मैं अज्यूम कर सकता हूं कि 7π/6 ओमेगा ही रख के सॉल्व किया जाए। जस्ट उस टाइम अगर ये नेगेटिव है तो इसका मतलब डायरेक्शन जो ऑलरेडी डायरेक्शन दिया हुआ है जो कि क्लॉकवाइज है, उसके उल्टे डायरेक्शन में चल रहा होगा, क्योंकि उसका उल्टा डायरेक्शन नेगेटिव डायरेक्शन है अगर ये पॉजिटिव है तो फिर व्हाट इज दिस डायरेक्शन? दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। अगर ऑप्शन में एंटी दिया हुआ था द करंट इन लेफ्ट पार्ट ऑफ सर्किट जस्ट बिफोर टी इज इक्वल 7π/6 ओमेगा इज क्लॉकवाइज, दिस इज आल्सो रॉन्ग। एंटी क्लॉकवाइज अगर दिया रहता तो बिल्कुल सही होता, पर ये गलत हो गया। तो क्या किया हमने करंट में आई नॉट में करंट के इक्वेशन में टी टाइम का वैल्यू पुट किया और सिंपली हमने देखा कि एग्जैक्टली आई का जो साइन है वो क्या है। अगर वो पॉजिटिव है तो क्लॉकवाइज है, क्योंकि जो कि इनिशियल पॉजिटिव डायरेक्शन था, और अगर नेगेटिव है तो मतलब एंटी क्लॉकवाइज है, जो 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 पॉजिटिव अगर क्लॉकवाइज है तो उसका उल्टा डायरेक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। Immediately after A is connected to D, the current in R is a 10 ampere. Immediately after A is connected to D. तो जैसे ही A को कनेक्ट किए D में, C पे कितना चार्ज है? C पे जो चार्ज है यहाँ पे मैं T इज इक्वल टू 7π/6 ओमेगा लिख करके निकाल सकता हूँ। Q इज इक्वल टू I नॉट इंटू कॉस ओमेगा T बाई ओमेगा, where I नॉट इज 1, ओमेगा इज 500, cos ओमेगा इंटू टी के जगह अगर 7π/6 ओमेगा रखूं, है ना, तो वही वो टाइम है जब स्विच को AB से AD में शिफ्ट किया गया था। तो Q यहाँ पर जो इस कैपेसिटर के पास जितना चार्ज है वो कितना आएगा? वो आएगा cos को 7π/6 ओमेगा करेंगे, कॉस नहीं साइन लिखना है, साइन आया था ना इंटीग्रेशन करके, तो साइन लिखेंगे। साइन को 7π/6 ओमेगा करेंगे, क्या आएगा? साइन 7π/6 इज हाफ, और पाई प्लस पाई/6 इज इन दी थर्ड क्वाड्रेंट, तो माइनस चार्ज होगा यहाँ पर, और बाई इंटू 500, 1 इंटू 10⁻³ कूलम इज द चार्ज जस्ट when the switch shifted from AB to AD। जब AB से हमने AD में स्विच को शिफ्ट किया तो कैपेसिटर पे इस AC सर्किट की वजह से कितना चार्ज था यहाँ पे? एग्जैक्टली 1 इंटू 10⁻³ माइक्रोकूलम नहीं, कूलम स्टोर था। ठीक है, इसी चार्ज को लेकर के वो इस सर्किट में गया। तो immediately after A is connected to D, the current in R is 10 ampere। तो अपने को निकालना है कि इस रेजिस्टेंस में कितना करंट गया है कि नहीं। ठीक है, और ये नेगेटिव है तो मतलब अपर प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है, लोअर प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है। अब ध्यान दो कि कौन से सर्किट की बात हो रही है। अब हमारा सर्किट चेंज हो गया है, अब हमारा सर्किट ये वाला सर्किट है ना, और
ये रहा बीच में कैपेसिटर। तो कैपेसिटर पे 20 माइक्रोफैराड लिखूंगा और जो चार्ज इस पे है वो 1 इंटू 10⁻³ है, 1 इंटू 10⁻³ और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो 10 ओम है और यहाँ पे वोल्ट जो है 50 वोल्ट है। केवीएल लगा करके सिंपली करंट का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो केवीएल लगाते हैं, यहाँ से करंट फ्लो कराते हैं और लूप का डायरेक्शन भी ऐसा ही लेते हैं। तो 50 माइनस दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव। अगर हम हायर से लोअर पोटेंशियल जा रहे हैं तो यहाँ से यहाँ माइनस करते हैं और इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव लिखेंगे। तो Q बाई सी में लिखेंगे 1 इंटू 10⁻³ बाई 20 माइक्रोफैराड। माइक्रो की जगह 10⁻6 रिप्लेस कर देता हूँ, प्लस नहीं, अब माइनस करेंगे। अब I लेट्स सपोज इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस, तो I इंटू 10 इज इक्वल टू 0। केवीएल लगा दिए, है कि नहीं। अब ध्यान दो, किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे मैंने प्लस क्यों लिया और IR पे नेगेटिव क्यों लिया। जब हम पोटेंशियल से केवीएल लगाते हैं तो फिर हम हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जा रहे होते हैं। जब हम किसी के अक्रॉस मेजर करते हैं तो VA माइनस VC करके मेजर करते हैं। पर अगर यहाँ पर नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब यहाँ पे आता तो -Q बाई सी, पर यहाँ पे जो Q है वो माइनस ऑफ 1 इंटू 10⁻³ है, तो इसलिए ये प्लस Q बाई सी हो जाएगा। ठीक है, चार्ज यहाँ नेगेटिव है कि नहीं, चार्ज यहाँ पोटेंशियल के उल्टे डायरेक्शन में है। तो बस यहाँ से फिर करंट का वैल्यू निकालना है। 10⁻³ से -3 काटे, 50 प्लस 1 बाई 20 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू I इंटू 10। ठीक है, थोड़ा जगह चाहिए, इसको हटा देते हैं। 50 बाई 10, 1 बाई 2 इंटू 10⁻⁻1 is equals to I. This gives me 5 plus 10 by 2, 5, that is I, जो कि आता है 10 एम्पियर। तो 10 एम्पियर अगर आता है तो बिल्कुल सही है, 10 एम्पियर। C is absolutely correct। अब D निकालते हैं। D क्या कह रहा है, D is Q is equal to 20 10⁻³ Q क्या है, टोटल चार्ज Q फ्लोस टू द बैटरी टू चार्ज द कैपेसिटर फुल्ली। आ जाओ, मैंने पिछले क्वेश्चन में एक बात समझाया था, है कि नहीं, उसी बात से ये बात रिलेट होगा जो अभी हम कंसेप्ट समझने वाले हैं। क्या था वो बात ये था कि अगर कैपेसिटर के पास चार्ज कितना पूरा कितना चार्ज स्टोर हो सकता है, ये कैसे पता चलेगा, है ना। तो लेट्स सपोज इसके पास अगर C है और यहाँ पे अगर V0 है तो यहाँ पे, और अगर रेजिस्टेंस भी है बीच में, ठीक है, एक RC सर्किट है, कोई बात नहीं, RC सर्किट भी हो सकता है ये। तो इसमें कितना चार्ज मैक्सिमम स्टोर होगा ये कैसे पता किया जाए, इसको पता करने के लिए Q is equals to C into V0 करते हैं, and that is the maximum charge that will be stored in the capacitor। और इसी कंडीशन को कहूंगा कि कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो चुका है जब इसमें कितना चार्ज स्टोर है, C into V0। ठीक है, पर मान लेते हैं इसके पास कुछ एक इनिशियली चार्ज, तो उस पर कितना चार्ज स्टोर करे हो जाएगा। तो हमारे केस में हमारे कैपेसिटर के पास इनिशियली कुछ एक चार्ज था जो उसने एसी सर्किट से लेकर के आया था, जो उसने एसी सर्किट से बोरो करके लाया था। तो उसने एसी सर्किट से बोरो कितना किया था, किसी को याद है? बिल्कुल याद है हमको सर। उसने एसी सर्किट से Q इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻³ चार्ज कुलम बोरो किया था, जहां पे अपर प्लेट पे नेगेटिव था और लोअर प्लेट पे पॉजिटिव था। ठीक है, तो अपर प्लेट पे कितना चार्ज है, 1 इंटू 10⁻³ और लोअर प्लेट पे -1 इंटू 10 और लोअर प्लेट पे 1 इंटू 10⁻³। अपर प्लेट पे नेगेटिव में है, लोअर प्लेट पे पॉजिटिव में चार्ज। हमारा बैटरी चाहता है, हमारा बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल अब कैपेसिटर के अपर प्लेट से पॉजिटिव टर्मिनल कैपेसिटर के अपर प्लेट से कनेक्टेड है। तो ये बैटरी चाहेगा, ये 50 वोल्ट चाहेगा, ये वोल्टेज चाहेगा कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस करे
यहां पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करे। ठीक है, तो यहां से वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने लगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने लगा। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कब तक किया? जब तक इसने 1 × 10⁻³ को न्यूट्रल नहीं कर दिया। तो इसने टोटल इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज ट्रांसफर किया? 1 × 10⁻³ कूलम। पर 1 × 10⁻³ कूलम चार्ज ट्रांसफर करने के बाद अब प्लेट इक्विलिब्रियम में हुआ है, अभी फुल्ली तरह से चार्ज नहीं हुआ है। फुल्ली तरह से अगर चार्ज होना है तो इसको क्या करना पड़ेगा? ये इलेक्ट्रॉन तब तक भेजेगा जब तक यहां पर चार्ज कितना हो जाए? -1 × 10⁻³ क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द प्लेट से कनेक्टेड है, नेगेटिव पोटेंशियल से कनेक्टेड है, इसलिए ये लोअर प्लेट पे कब तक चार्ज भेजेगा? जब तक उस पे चार्ज -1 × 10⁻³ नहीं हो जाता। ठीक है, अब C × V0। एक और बात जो हमें ध्यान देना है कि कैपेसिटर पे एग्जैक्टली 50 वोल्ट की वजह से 20 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर पे कितना चार्ज मैक्सिमम आएगा? तो Q = 50 × 20 × 10⁻⁻6। दिस गिव्स मी 1 × 10⁻³ ठीक है, तो अगर इस 50 वोल्ट को इस कैपेसिटर को चार्ज करना है तो उसको कितना चार्ज देना है? 1 × 10⁻³ चार्ज। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या समझा कि लोअर प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज था, पोटेंशियल जो लोअर प्लेट कनेक्टेड है, जिस पोटेंशियल से कनेक्टेड है वो नेगेटिव पोटेंशियल है। तो नेगेटिव पोटेंशियल पहले तो उसको उस लोअर प्लेट को नेगेटिव पोटेंशियल में कन्वर्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले उसने 1 × 10⁻³ चार्ज दिया सच दैट जो लोअर प्लेट है वो न्यूट्रल हो जाए। यहाँ इतना चार्ज देने के बाद लोअर प्लेट न्यूट्रल हो चुका है। अब नेक्स्ट चार्ज वो वापस है, कितना और चार्ज देगा? 1 × 10⁻³ और देगा, दैट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चार्ज दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय द बैटरी। जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चार्ज है जो बैटरी कैपेसिटर को देना चाहता है वो कितना है? 1 × 10⁻³ है, पर वो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज देना चाहता है। तो इसलिए पहले इस पॉजिटिव को उसने न्यूट्रल किया और न्यूट्रल करने के बाद उसने 1 × 10⁻³ और दिया। तो टोटल उसने कितना चार्ज दिया? 2 × 10⁻³ चार्ज उसने टोटल दिया। ठीक है, ऐसा ही एक पहले भी हमने एग्जाम्पल में समझा था। तो D इज ऑल्सो करेक्ट। अगर हमारा इसका आंसर C और D आया तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। यहाँ पे भी हमने ये कंसेप्ट देखा था जो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन में अप्लाई किया। पहले वाले क्वेश्चन का ये पिक्चर है, क्या था यहाँ पे? पोटेंशियल कब तक चार्ज देता है कैपेसिटर को? जब तक वो उसके प्लेट को अपने पोटेंशियल, अगर वो नेगेटिव है तो नेगेटिव ना कर दे पूरी तरह से, अगर वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ना कर दे पूरी तरह से। ठीक है,